हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटिज्म की क्या डेफिनेशन होती है, उसके बाद में ऑटिज्म के कितने टाइप रहते हैं। तो उसके जब टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसके जो टाइप होता है उसमें उसके पाँच टाइप रहते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर जो रेट सिंड्रोम रहता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एस्पर्गर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। जो टाइप का क्लासिफिकेशन रहता है, जो उसका टाइप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जो ऑटिज्म जो रहता है उसमें हमको किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर हम अलग अलग बात करेंगे कि उसके फ्रेगमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, सिंटैक्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, सिमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और सिंटैक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, और जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है ऑटिज्म के हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि उसके कॉज क्या रहते हैं, कि मतलब ऑटिज्म जो रहता है वो किस वजह से होता है। तो ऑटिज्म जो रहता है वो दो प्रकार के उसके मतलब उसके कॉज के दो दो तरह के रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको और बच्चों में जो रहता है ऑटिज्म देखने को मिलता है। एक होता है उसका बायोलॉजिकल कॉज होता है और एक होता है इन्वायरमेंटल कॉज। तो जब हम बात करते हैं उसके बायोलॉजिकल कॉज के बारे में, तो बायोलॉजिकल कॉज को फिर डिवाइड किया गया है। उन्होंने ये बोला गया है कि या तो वो जेनेटिक के बेस पे हो सकता है, ना जेनेटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से ऑटिज्म बच्चों को देखने को मिल सकता है, या उन्होंने तीसरा टाइप का बोला बायोकेमिकल रिएक्शन जो रहती है ना उनकी वजह से भी बच्चों में ऑटिज्म देखने को मिल सकता है। वहीं फिर हम उन्होंने एक और बात किया है इन्वायरमेंटल टाइप का। तो इन्वायरमेंटल में उन्होंने ये बोला था कि अगर प्रीनेटल कोई हिस्ट्री है उसकी वजह से भी जो बच्चे होते हैं, जो फीटल्स रहते हैं या जो चाइल्ड होते हैं, उनमें हमको ऑटिज्म के फीचर देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की उसकी डेफिनेशन क्या रहती है। डेफिनेशन तो ऑटिज्म में उसकी डेफिनेशन के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। ऑटिज्म डिसऑर्डर आल्सो नोन एज चाइल्डहुड ऑटिज्म या इन्फेंटाइल ऑटिज्म and early infantile autism. It is a condition where there is a marked and sustained impairment in social interaction, deviation in communication, and restricted or stereotype pattern of behavior and interest. इसका मतलब क्या होगा कि ऑटिज्म जो रहता है उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ऑटिज्म या इन्फेंटाइल ऑटिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं अर्लियर इन्फेंटाइल ऑटिज्म। इसमें क्या रहता है, इसमें एक मतलब ऑटिज्म पहचानने का एक मार्क्ड और सस्टेन इम्पेयरमेंट होता है। कहाँ पे, मतलब कि ऑटिज्म को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए तीन चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक सोशल, जो चाइल्ड जो रहता है ना उसमें सोशल इंटरेक्शन करने में इम्पेयरमेंट होगा, मतलब कि वो लोगों से बातें करने में हिचकिचाएगा, वो लोगों से बात नहीं करेगा, ठीक है, उसमें ये चीज़ें, या लोगों से बात कभी कर ही नहीं पाएगा ग्रुप पर। उसके बाद में उसमें हम ये देखेंगे डेविएंस इन कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर वो आप उससे कुछ बात करते हो तो कम्युनिकेशन आपसे अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसमें आपको कमी देखेंगी। और रेस्ट्रिक्शन एंड स्टीरियोटाइप ऑफ पैटर्न, मतलब वो अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड करके रखेगा, मतलब कि अपने आप में इंट्रोवर्ट टाइप करेगा, अपने आप से मतलब रखेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, खुद से ही मतलब रखे, किसी दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने बोला पैटर्न ऑफ स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो उसके बिहेवियर है और जो उसका इंटरेस्ट है उसको रिपीटेट करेगा, मतलब कि कोई सी मूवमेंट हो रहा है, अगर हैंड मूवमेंट कर रहा है तो उसको हाथ की मूवमेंट रिपीटेशन हमको दिखेगा, मतलब बार बार एक ही चीज़ करेगा वो, या आप उसको कुछ बोल रहे हो तो वो उसी चीज़ को रिपीट करेगा, जिसको हम इक्वलेलिया भी बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके इंटरेस्ट की जो चीज़ है उनको बार बार आप अगर किसी चीज़ के लिए रोकोगे उसको कि नहीं ये नहीं करना है, तो वो बच्चा वही चीज़ करेगा। अगर उसको इंटरेस्ट में करना अच्छा लगा, उसकी इंटरेस्ट की चीज़ है, तो उस चीज़ को वो रिपीट करेगा, मतलब बार बार करेगा, चाहे आप उसको रोक रहे हो कितना कुछ कर। आगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम बात कर लेते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, जो कि काइंड ऑफ ऑटिज्म के जैसे ही होता है। उसमें क्या रहता है कि जैसे कि ऑटिज्म में होता था कि उसका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब रहता है, सोशल स्किल ख़राब रहता है, तो वैसे ही इसमें परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी जो रहता है ना, एक प्रकार से हम ऑटिज्म भी बोल सकते हैं। इनमें दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रहते हैं लगभग सेम ही रहते हैं। जहाँ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या रहती है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर early onset condition characterized by delay and deviance in the development of the social communicative and other skills, in contrast to the lack of interest in the social environment, unusually sensitive to the animated environment is typically। मतलब कि वो यही बोलना चाह रहा है कि इसमें जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर जो ऑटिज्म होता है उसमें बच्चा क्या रहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब रहती है, उसका सोशली इंटरेक्शन करना जो रहता है वो डेविएटेड होता है या डिले होता है,
उसके बाद में जो रहता है ना वो जो इन्वायरमेंट रहता है ना उसके सोशल इन्वायरमेंट जो रहता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी के बारे में उन्होंने ये बात किया और उन्होंने बोला था कि जो उसका इंटरेस्ट जो रहता है ना मतलब सोशल इन्वायरमेंट में जो चाइल्ड जो रहेगा उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी के बारे में उन्होंने बात किया है किसमें, परमिशन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में।